मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में संयुक्त परिवार के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार के विषय में अध्ययन करने से पूर्व में हमने परिवार के विषय में पढ़ा था। तो भारत के नहीं, विश्व के अधिकतर समाजों की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। परंतु भारत के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की और नगरीय क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठनों की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। और परंपरागत रूप से हम इसको संयुक्त परिवार के रूप में देख सकते हैं। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व एकांकी परिवार की अवधारणा भारतीय समाज के लिए एक अनजान चीज़ थी, अपरिचित थे भारतीय एकांकी परिवार से। परंतु जैसे जैसे भारत में आक्रांताओं का शासन, जिसमें अंग्रेजों का शासन आया, तो एकाकी परिवार की अवधारणा बलवत्त हुई और अनेक इतिहासकारों ने, दार्शनिकों ने और विद्वानों ने भी लिखा है कि भारतीय ग्रामीण समाज की जो मूल विशेषता है वो हमारा संयुक्त परिवार रहा है। और वहीं मैक्स मुलर, पणिक्कर, इरावती कर्वे और आई.पी. देसाई जैसे विद्वानों ने भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार का महत्व अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है। मैक्स मुलर का जो सारगर्भित निष्कर्ष के रूप में उन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार भारत की एक आदि परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा में आज भी अनेक समाजों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और श्यामा चरण दुबे ने लिखा है कि संयुक्त परिवारों में जो परिवर्तन हुआ है वो एक व्यक्ति अपने जीवन में जीवन का कुछ हिस्सा, जीवन का कुछ भाग आज भी संयुक्त परिवारों में व्यतीत करता है। और पणिक्कर ने संयुक्त परिवारों का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है कि सैद्धांतिक रूप से असंबंधित होते हुए भी ये दोनों संस्थाएं, दोनों कौन सी, एक जाति और दूसरा संयुक्त परिवार, व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से इस प्रकार से गुंथी हुई है, एक दूसरे में समाई हुई है कि वो एक सामान्य संस्था जैसी हो गई है। और हिंदू समाज की इकाई आज व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार के महत्व पर खूब लिखा गया। और इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम इसके अर्थ और परिभाषाओं के विषय में थोड़ा चलते हैं। तो संयुक्त परिवार की परिभाषाओं को जब विद्वानों के द्वारा दिया गया तो उसमें विभिन्न गुणों, तत्वों और लक्षणों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें विशेष रूप से इनके गुणों और लक्षणों को महत्व दिया गया। और अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने संयुक्त परिवार की जो परिभाषाएं दी, जो विश्लेषण दिया, उसमें से एक ही निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि जो संयुक्त परिवार है वो सामान्यतया परंपरागत संयुक्त परिवार से है। अर्थ हम इसका लगाते हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का बना भोजन खाते हैं और जिनकी संपत्ति सामान्य होती है, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति की कोई अवधारणा यहाँ पर नहीं रहती है। और परिवार के सामान्य पूजा पाठ और उत्सवों में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर निश्चित बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं। और इस प्रकार का जो एक संगठन होता है उसमें कर्तव्य, अधिकार, सत्ता और भावना का एक प्रतिमान विकसित होता है, पाया जाता है। तो सर्वप्रथम जो इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे वो मैंडलबाम के अनुसार। मैंडलबाम ने कहा कि संयुक्त परिवार जिसके सदस्य बंधुत्व के संबंधों से संबंधित होते हैं और जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं। और दूसरी परिभाषा में हमने इरावती कर्वे की परिभाषा को महत्वपूर्ण मानते हुए लिया है। इरावती कर्वे ने कहा है कि
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि नातेदारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में इन्होंने लिखा है कि एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जो सामान्यतया एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं और सामान्य संपत्ति यानी कि व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होती है, और परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व से संबंधित होते हैं। तो ऐसा परिवार जो है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। एडी राश की जो परिभाषा है उसमें इन्होंने लिखा है कि परिवार मनुष्यों का एक समूह है जो सामान्यतया एक प्रकार के बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं, जो एक मकान में भी रहते हैं और जिसका संगठन एक प्रकार के कर्तव्यों और अधिकार, भावना और सत्ता के प्रतिमान से संबंधित रखता हो या संबंधित हो। और परिवार के लिए साथ साथ रहना परिवार की आवश्यक शर्त नहीं है। इन्होंने संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक व्यक्तियों का समूह, बंधुत्व, संबंध और कर्तव्य और अधिकार, भावना तथा सत्ता को बताया है। भारतीय और ग्रामीण और नगरीय जो संयुक्त परिवार है उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं कि ग्रामीण और नगरीय यानी कि दोनों ही क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी संयुक्त परिवार जो है वो पाया जाता है। और संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था और समिति भी है, संस्था भी है और समिति भी है। संस्था इस रूप में है कि निश्चित रूप से नियम और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होती है, और समिति इसलिए है कि व्यक्तियों का एक समूह होता है। यानी कि दोनों ही प्रकार के जो अवधारणात्मक गुण हैं संस्था और समिति की यदि हम बात करें तो संयुक्त परिवार में हमें दिखाई देते हैं। और भारत में इसकी जो विशेष संरचना और विशेष प्रकार्य और उसके भूमिकाएं परिस्थिति अनुसार जो पाई जाती हैं, तो इनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि ग्रामीण और नगरीय संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान दिया जाए। तो ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त परिवारों की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता में हम बात करेंगे सामान्य निवास की। तो सामान्य निवास को कुछ विद्वानों ने एक मुख्य लक्षण बताया है, और उन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही मकान में एक साथ रहते हैं तथा परंपरागत संयुक्त परिवार के सदस्य भी सभी सदस्य एक ही स्थान पर साथ साथ रहते हैं। लेकिन कुछ अन्य प्रकार के संयुक्त परिवारों के लिए सामाजिक संबंधों की संयुक्तता तो जरूरी है, परंतु उनका एक साथ एक ही स्थान पर रहना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा हम कहते हैं सामान्य रसोई घर। वो आपको पूर्व में मैंने बताया था कि संयुक्त परिवार के सदस्य जो हैं वो एक ही चूल्हे का बना भोजन करते हैं, और भाई की, पिता की अलग अलग जो उत्तरदायित्व और अलग अलग जो मुखिया की भूमिका है वो उसमें पाई जाती है, और सामाजिक संबंधों का एक जाल बिछा रहता है। और संयुक्त परिवार के लिए एक सामान्य रसोई घर का होना अति आवश्यक है। सामान्य रसोई घर एक प्रमुख आवश्यकता है जिसके अंतर्गत संयुक्त परिवारों के लिए कुछ विद्वान इसे विशिष्ट लक्षण नहीं भी मानते हैं। सामान्य पूजा पाठ, सामान्य पूजा पाठ नवरात्रि हो, श्राद्ध पक्ष हो, जन्म संस्कार हो, विवाह, मृत्यु, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा और जितने भी प्रकार के जो परिवार के त्यौहार हैं धर्म के अनुसार, तो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के भाग लेते हैं। लेकिन परिवार के सदस्य शिक्षा, नौकरी, व्यापार या किसी अन्य कारणवश परिवार से दूर रहते हैं, तो वो भी ऐसे अवसरों पर मूल निवास स्थान पर या मुख्य परिवार के साथ पहुंचकर त्यौहार मनाना अनिवार्य समझते हैं। इस प्रकार सामान्य पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि संयुक्त परिवार के विभिन्न अवसरों की एक बड़ी विशेषता है। बड़ा आकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि संयुक्त परिवारों का जो आकार होता है वो कुछ बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं। और दूसरा, प्रत्येक परिवार के बच्चे, पत्नियां और भाइयों के साथ रहने से वैसे भी परिवार की सदस्य संख्या बढ़ जाती है। सामान्य संपत्ति में मैंने आपको कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आपको बताया था कि सामान्य संपत्ति होती है यहाँ पर जो पूर्वजों की संतानें सामान्य रूप से संपत्ति जो विरासत में प्राप्त करती हैं, संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आय और अपनी अपनी कमाई को परिवार के मुखिया को दे देते हैं, और संयुक्त परिवार के सदस्य की आय एक स्थान पर एकत्रित की जाती है, यानी कि उसको
खर्चना कैसे है और किस किस मद में कितना खर्च करना है, ये सब उसके मुखिया पर डिपेंड करता है। नातेदारी संबंध शुक्ल परिवार के व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर विशिष्ट रक्त, विवाह और गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं। स्थानीय में माता, दादी, पिता, चाचा, ताऊ और उनके परिवार के बड़े भाई, चचेरे भाई, विवाहित और अविवाहित पुत्र आदि साथ साथ रहते हैं। अधिकार और दायित्व की जब हम बात करेंगे तो उसमें कहा था कि अधिकार सत्ता और प्रतिमान से संबंधित होते हैं, और देसाई ने कहा है कि परिवार की संयुक्तता जहाँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है, उसके लिए प्रभावशाली संबंधों का होना भी अति आवश्यक है, जिसमें भाइयों और उनकी संतानों आदि के संबंधित परस्पर अनेक कर्तव्य, अधिकार और दायित्व आ जाते हैं, जो जन्म, मृत्यु आदि अवसरों तथा अन्य सामान्य जीवन में दिखाई देते रहते हैं। परिवार का मुखिया यानी कि जो पितृसत्तात्मक परिवार जो हैं उसमें लगभग जो मुखिया होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों का प्रबंधक, मुखिया, पुरोहित, न्यायाधीश जैसी आदि भूमिकाएं संयुक्त परिवार के स्तर पर करता है। श्रम का विभाजन, पूजा पाठ, न्याय और आदेश वही अन्य सदस्यों को देता है और उसी की सब पालना करते हैं। सामान्य सामाजिक और धार्मिक कार्यों की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये कहा था कि समाज संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में अपने आप को एक यूनिट मानता है, अपने आप को एक इकाई मानता है। गांव में भी कोई त्यौहार या उत्सव होता है तो संयुक्त परिवार को एक ही रूप में माना जाता है और संयुक्त परिवार का ही प्रतिनिधित्व वहाँ पर आवश्यक होता है। सामाजिक और धार्मिक कार्य संयुक्त परिवार 2 स्तरों पर पूर्ण करता है। प्रथम, एक इकाई के रूप में ग्राम समुदाय में या समाज में जहाँ वह रहता है, और दूसरा, परिवार के सदस्य उन कार्यों को संपन्न करते हैं जो सदस्य बाहर रहते हैं। वे भी उत्सवों, पर्वों और मुख्य त्योहारों पर अपने मूल परिवार में सम्मिलित होकर के, संयुक्त परिवार में सम्मिलित होकर के इन कार्यों को पूर्ण करते हैं। सहयोगी व्यवस्था के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो सोरोकिन और AR देसाई और इरावती कर्वे का जो विश्लेषण है उसमें कहा गया है कि समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग और समूहवाद की भावना रखते हैं, परंतु सदस्यों के लिए निजी स्वार्थ तथा परिवार के लिए कोई व्यक्तिगत अवधारणा नहीं होती है। निजी स्वार्थ का परिवार के लिए बलिदान कर देते हैं। ये परिवार ग्रामीण समाज में कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ सहयोग की व्यवस्था देखने योग्य होती है, और एक उत्पादक इकाई, प्रोडक्टिव यूनिट के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि परंपरागत संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय समाज में अधिक पाए जाते हैं, और वहाँ पर ये उत्पादन की इकाई के रूप में कृषि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। खेती बाड़ी में प्रत्येक को अपनी क्षमता और कार्यकुशलता के अनुसार कार्य मिल जाता है। सभी अपना अपना कार्य करके उत्पादन की इकाई के रूप में सहयोग देते हैं और लाभ का मिल करके सभी लोग उपभोग करते हैं। निश्चित संस्तरण का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की एक निश्चित परिस्थिति और भूमिका पाई जाती है, जिसमें बड़ी पीढ़ी छोटी पीढ़ी का और छोटी पीढ़ी बड़ी पीढ़ी का एक निश्चित स्थान होता है, और समाज में पति का स्थान पत्नी से ऊंचा होता है। पितृसत्तात्मक में पुरुषों की सत्ता होती है। आयु के आधार पर, रक्त संबंधों के आधार पर बड़ी छोटी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, और सौतेला बेटा सौतेली माँ से आयु में बड़ा होने पर भी सौतेली माँ को माँ जैसा सम्मान देता है। इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण और नगरीय समाजों में संयुक्त परिवारों की एक निश्चित डेफिनेट एरेरसी जो है वहाँ पर पाई जाती है, देखने में मिलती है। तुलनात्मक स्थायित्व के रूप में हम ये पढ़ेंगे कि वैसे स्थायित्व हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन अब जब हम किसी के साथ तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से हम ये कहते हैं कि तुलनात्मक रूप से एकांकी नाभिक परिवार की तुलना में जो संयुक्त परिवार है वो अधिक स्थायी होते हैं। संयुक्त परिवार संस्था और समिति दोनों है, वो पूर्व में भी मैंने आपको बताया था। हम की भावना और सामूहिक दृष्टिकोण यानी कि सामुदायिक भावना इसमें विशेष रूप से पाई जाती है, और एक दूसरे के ऊपर आने वाले कष्टों में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, तो सहायता आपस में जो सामूहिक संपत्ति के रूप में
और सामूहिक सहानुभूति के रूप में दिखाई देती हैं। और एक पीढ़ी से लेकर के 3 पीढ़ी, कम से कम इसमें हमने कहा है कि 3 पीढ़ियों का जो संयुक्त परिवार होता है, तो ये निश्चित रूप से ये स्थायित्व और ये निरंतरता हम देख सकते हैं। और नए सदस्यों का जन्म, वृद्ध सदस्यों की मृत्यु और परिवार की सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक, व्यावसायिक और निरंतरताएं जो बनी रहती हैं। धन्यवाद।